हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा जो लेक्चर है ये है यूके पीएससी पीवाईक्यू सीरीज से लेक्चर नंबर 7। ये आपके आगामी एग्जाम अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ और सबऑर्डिनेट सर्विसेज के जितने भी सारे एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो लेक्चर में हम उत्तराखंड राज्य से संबंधित तथ्यों को कवर करने वाले हैं और इस लेक्चर सीरीज में हम 10 क्वेश्चन प्लस उसके 4 ऑप्शंस की हेल्प से कवर करते हैं जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने हेतु गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा? इसी का आप यहाँ इंग्लिश में देख सकते हैं। तो ये जो है कौन से मुगल बादशाह थे जिसने गंगा नदी के उद्गम को ढूंढने के लिए एक सर्वेक्षण दल भेजा था? ये है आपका अकबर। अकबर ने गंगा नदी के उद्गम को भेजने के लिए सर्वेक्षण दल भेजा था। और इस समय जो गढ़वाल का शासक था, गढ़वाल में जो शासन कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? इस समय गढ़वाल में जो शासन था वो किसका था? सहजपाल का। सहजपाल इस समय गढ़वाल के शासन कर रहे थे। अच्छा, सहजपाल जो थे ये आपके परमार वंश के कौन से नंबर के शासक थे? ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ये थे 42वें नंबर के शासक थे। अच्छा, इनसे संबंधित एक कुछ तथ्य और भी पता होना चाहिए। इनसे संबंधित आपको दो ताम्रपत्री शिलालेख बोल सकते हैं। एक शिलालेख है, एक घंटी पे लेख लिखा है। एक शिलालेख आपको याद रखना है, एक घंटी पर लेख लिखा हुआ है। इनसे संबंधित ये आपको पता होना चाहिए। ये दोनों के दोनों आपके पड़ते हैं देवप्रयाग में स्थित है। ये आप पॉज करके इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। तो कौन सा शिलालेख है? शिलालेख जो है ये आपका पड़ता है दोनों के दोनों मंदिरों में स्थित है। ये है आपका क्षेत्रपाल मंदिर में। क्षेत्रपाल मंदिर के द्वार पर जो शिलालेख है उसमें सहजपाल का नाम अंकित है। और जो दूसरा जो घंटी पर अंकित है रघुनाथ मंदिर में घंटी पर सहजपाल का नाम अंकित है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अकबर ने क्या करा था? एक तो सर्वेक्षण दल भेजा था। दूसरी चीज, अकबर ने इन्हीं के समय, सहजपाल के समय, पांडुकेश्वर में योग बद्री जो मंदिर है, पांडुकेश्वर में कौन सा मंदिर है? योग बद्री जो मंदिर है उसमें घंटा चढ़ाया था। घंटी चढ़ाई थी किसने? अकबर ने। क्योंकि अकबर थोड़ा सा लिबरल था तो इसलिए ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। अकबर से संबंधित एक तो गंगा नदी के उद्गम के लिए सर्वेक्षण दल भेजा था, दूसरा पांडुकेश्वर में योगबद्री मंदिर में घंटा चढ़ाया था। और इस समय जो शासक थे कौन थे? गढ़वाल के सहजपाल। ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया? मनसबदार, जैसे अकबर के समय क्या होते थे? मनसब एक तरीके से उनको सैनिकों को या एरिया को रेगुलेट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मनसब नियुक्त किए जाते थे। जिससे सबसे ज़्यादा मनसबदारी जो थी अकबर के समय में वो किसकी थी? जहांगीर की थी। जहांगीर। और उसके बाद किसकी थी? मानसिंह की। मानसिंह की मनसबदारी, मतलब इसमें क्या होते थे? सैनिक होते थे। जैसे मानसिंह की जो मनसबदारी थी उसमें जैसे 7,500 के समथिंग ऐसे सैनिक थे, जहांगीर के पास 10,000 सैनिक थे। इस तरीके से अलग अलग सैनिकों के संख्या के अकॉर्डिंग मनसब नियुक्त किए जाते थे। तो मुगल दरबार में जो मनसबदार नियुक्त किया गया था, ये किसको नियुक्त किया गया था? ये किया गया था मेदिनी शाह को। अच्छा, क्यों किया गया था? अब थोड़ा सा इसकी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मेदिनी शाह जो थे, मेदिनी शाह के पिताजी थे आपके, ये आपको ये भी पता होना चाहिए, लीनिएज भी पता होना चाहिए। मेदिनी शाह के पिताजी कौन थे? पृथ्वीपति शाह। तो हुआ क्या था? पृथ्वीपति के शाह के दरबार में सुलेमान सिको कौन था? सुलेमान सिको था दारा सिको का पुत्र। तो हुआ क्या था? औरंगजेब के भाई दारा सिको को औरंगजेब ने मार दिया था। तो फिर सुलेमान सिको ने शरण लेने के लिए कहा है पृथ्वीपति शाह के दरबार में आए। तो पृथ्वीपति शाह ने इनको शरण दी। तो हुआ क्या? औरंगजेब ने इनको वापस सौंपने के लिए बोला सुलेमान सिको को, लेकिन पृथ्वीपति शाह ने मना कर दिया। लेकिन पृथ्वीपति शाह के जो पुत्र थे मेदिनी शाह, इसने क्या करा? अपने पिता के धोखा देकर सुलेमान सिको को औरंगजेब को सौंप दिया। तो पृथ्वीपति साहब ने क्या करा? मेदिनी शाह को देश निकाला कर दिया। फिर मेदिनी शाह ने बेसिकली औरंगजेब की हेल्प करी थी तो औरंगजेब ने इसे मनसबदार नियुक्त कर दिया। इस तरीके से ये स्टोरी रही थी। और मेदिनी शाह को वीर पिता का कायर बेटा भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सुलेमान सिको को शरण ली थी कहाँ? पृथ्वीपति शाह के दरबार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुमाऊं वाटर रूल्स यानी कि कुमाऊं जल संबंधी कानून किस वर्ष लागू किए गए थे? ये आपको डायरेक्ट फैक्ट है, पता होना चाहिए। कुमाऊं वाटर रूल्स ये आए थे 1917 में। कुमाऊं में जल को
यानी कि बेसिकली वाटर को रेगुलेट करने के लिए ये आए थे। फिर इसी का एक और मतलब इसी में थोड़ा सा अपडेशन करके फिर 1930 में भी वाटर रूल्स आए थे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए 1970 नहीं होगा तो 1930 आपको मार्क करना है, क्योंकि 1930 में 1970 में जो रेगुलेशन आई थी उसी में कुछ अपडेट करने के लिए या उसी में संशोधन करने के लिए 1930 में दोबारा से कुमाऊं जल संबंधी कानून यानी कुमाऊं वाटर रूल्स लाए गए थे 1930 में भी। 1970 और 1930 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी रियासत में किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोत सिंह नेगी का नाम याद रखिएगा, बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन? ये डायरेक्ट फैक्ट वाला क्वेश्चन है। विंडम उस समय क्या थे, डिप्टी कमिश्नर थे, उनके अधीन ठाकुर जोत सिंह नेगी को बंदोबस्त यानी कि भूमि बंदोबस्त के लिए अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक को गर्वभंजन के नाम से जाना जाता है? ध्यान देना, गर्वभंजन और एक और टर्म आएगा गर्वभंजक, तो दोनों में आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ध्यान से समझिए। गर्वभंजन बोला जाता है किसको? महीपति शाह को। महीपति शाह को गर्वभंजन बोला जाता है। और महीपति शाह के सेनानी थे माधो सिंह भंडारी, जिनसे क्या संबंधित है? मलेथा की गूल बनाई थी इन्होंने। माधो सिंह भंडारी को बोला जाता है गर्वभंजक। अच्छा, महीपति शाह के एक सेनानी तो कौन थे? माधो सिंह भंडारी। इनके दो और इंपॉर्टेंट सेनानी थे, रिखोला लोधी और बनवारी दास। इन दोनों का नाम भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। रिखोला लोधी ने माधो सिंह भंडारी को सिरमौर, आपका गढ़वाल का दक्षिणी हिस्सा, ये सब जिताने में हेल्प करी थी। और माधो सिंह भंडारी ने भी बहुत सारे युद्धों में भाग लिया था और उन्होंने भी महीपति शाह के राज्य को विस्तार देने में भी बहुत हेल्प करी थी। तो गर्वभंजन के नाम से किसको जाना जाता है? महीपति शाह को। अब महीपति शाह के ही पुत्र कौन थे? पृथ्वीपति शाह। और पृथ्वीपति शाह का ही पुत्र कौन था? मेदिनी शाह, जिसके बारे में अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा। अब महीपति शाह से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। महीपति शाह से संबंधित इनकी जो वाइफ थी, इनकी वाइफ का नाम भी इम्पोर्टेंट है, कर्णावती, रानी कर्णावती, जिन्होंने क्या करा था, मुगल जो नवाजत खान था, शाहजहाँ का सेनापति, उसके नाक कान कटवा दिए थे, जिससे मुगलों को क्या हो गया था, एक तरीके से ऐसे इस तरीके का कृत्य किसी ने करा नहीं था। मुगल एकदम सर्वोच्च समझते थे खुद को, तो रानी कर्णावती ने सबके नाक कान कटवा के उनको हरा दिया था एक लेडी ने। और महीपति शाह के पुत्र कौन थे? पृथ्वीपति शाह। और पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका भी कौन थी? कर्णावती, क्योंकि पृथ्वीपति शाह जब गद्दी पर बैठे काफी छोटे थे। अच्छा, महीपति शाह से संबंधित एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि इन्होंने क्या करा था, एक बार गलती से इन्होंने 4-5 नागा साधुओं की हत्या कर दी थी। फिर उसके बाद ये कहाँ गए थे? ऋषिकेश में भरत मंदिर गए थे। भरत मंदिर ऋषिकेश में गए थे, जहाँ इन्होंने मूर्ति को देखा और इन्हें लगा कि मूर्ति मुझे देख रही है, तो इन्होंने मूर्ति की आंख निकाल दी। फिर इनको पश्चाताप हुआ। फिर इन्होंने क्या करा, कुमाऊं के जो समय राजा थे त्रिमल चंद से युद्ध के लिए बोला और वीरगति को प्राप्त हो गए। इस तरीके से इनकी स्टोरी है। महीपति शाह काफी प्रतापी शासक थे, ये आपको पता होना चाहिए। और इनके समय में एक इम्पोर्टेंट प्रथा, रोटी सूची प्रथा। रोटी सूची प्रथा की शुरुआत किसके समय में की गई थी? महीपति शाह की। रोटी सूची एक तरीके से जो भिटौली प्रथा, उस तरीके से बोल सकते हैं, रोटी सूची प्रथा होती है, वो महीपति शाह से संबंधित है। और माधो सिंह भंडारी से आपको याद रखना है क्या, एक तो ये इनके मलिथा की गुल बनाई थी, और दूसरा इनकी जो बहू थी मथुरा बौराणी, रघुनाथ मंदिर में इनका अभिलेख है। रघुनाथ मंदिर में इनका अभिलेख या शिलालेख है, बोल सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे संबंधित आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राजवंश तालेश्वर ताम्रपत्र से संबंधित है? तालेश्वर ताम्रपत्र आपका एक इंपॉर्टेंट ताम्रपत्र है। ये आपके किससे संबंधित है? पौरव वंश से। पौरव वंश से, तो इसका आंसर क्या हो गया? पौरव वंश। पौरव वंश, या ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ब्रह्मपुर राज्य भी यही है। ठीक है, पौरव वंश या ब्रह्मपुर राज्य से संबंधित है। अच्छा, तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज कब की थी? ये क्वेश्चन बन जाता है 1915 में, आपको सन याद रखना है। और तालेश्वर ताम्रपत्र में किसके बारे में वर्णन है? जो आपके पौरव वंश के शासक थे उनके बारे में वर्णन। कौन से? द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय के बारे में। विष्णुवर्मन द्वितीय के बारे में वर्णन है। और पौरव वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन थे? विष्णुवर्मन प्रथम। और जो तालेश्वर ताम्रपत्र कौन सी भाषा में? ये है आपका संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इसकी लिपि क्या है? गुप्त ब्राह्मी लिपि। गुप्त ब्राह्मी लिपि है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से इससे संबंधित तथ्य हमने देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे संबंधित है? बाड़ाहाट जो शक्ति स्तंभ अभिलेख है ये आपके नागवंशी राजाओं से संबंधित है। एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है, नागवंशी राजाओं से संबंधित है। और नागवंशी राजाओं में एक तो गुह का नाम है और दूसरा किसका नाम है? गुणेश्वर या गणेश्वर, गणेश्वर या गुणेश्वर, और दूसरा गुह, दो लोगों के नाम है। और जो बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ है ये आपका कहाँ पड़ता है? उत्तर काशी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में चौमू देवता की पूजा की जाती है। चौमू देवता बेसिकली आपका चंपावत में इनका मंदिर स्थित है। इनकी पूजा जो की जाती है दुधारू मवेशियों की सुरक्षा हेतु पूजा की जाती है, यानी कि दुधारू मवेशी जो होते हैं उनकी सुरक्षा हेतु, यानी कि उनमें कोई रोग ना लगे या उनको किसी तरीके से दिक्कत ना हो, तो इसलिए चौमू देवता की पूजा या आराधना की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, जो कीवर्ड होते हैं नहीं है पूछा है या है पूछा गया। सबसे पहले गोविंद वन्यजीव विहार, ये उत्तराखंड का पहला वन्यजीव विहार जिसे घोषित किया गया था 1955 में, बिल्कुल सही है। फूलों की घाटी को आपका 1982 में, बिल्कुल सही है, नेशनल पार्क है। केदारनाथ वन्यजीव विहार, केदारनाथ वन्यजीव विहार 1979 नहीं है, ये कब है? 1972 है। 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार बना था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? केदारनाथ वन्यजीव विहार, ये सम्मिलित नहीं है। और अस्कोट वन्यजीव विहार 1986, ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा, केदारनाथ वन्यजीव विहार ही क्या है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। इसका जो एरिया है वो आपका लगभग 975 वर्ग किलोमीटर है और इसको 1972 में करा था। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे बड़ा तो ये है, सबसे छोटा वन्यजीव विहार, सबसे छोटा वन्यजीव विहार जो है वो ये आपका पड़ता है मसूरी। मसूरी का जो वन्यजीव विहार है लगभग 11 किलोमीटर के आसपास है, 10.82 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया बढ़ता है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार है आपका मसूरी और सबसे बड़ा है केदारनाथ वन्यजीव विहार। अच्छा, अब कुछ वन्यजीव विहार और नेशनल पार्क को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से मैप लगा रखा है, इनके बारे में देख लेते हैं। गोविंद पशु विहार, गोविंद पशु विहार या गोविंद वन्यजीव विहार ये आपका पड़ता है उत्तरकाशी में। मसूरी वन्यजीव विहार जो अभी हमने देखा सबसे छोटा, ये आपका देहरादून में पड़ता है। इस तरीके से नेशनल पार्क देखें तो गंगोत्री नेशनल पार्क भी आपका पड़ता है उत्तरकाशी में, और फूलों की घाटी पड़ता है आपका चमोली में। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है आपका चमोली में। और जो आपका केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केदारनाथ वन्यजीव विहार है, ये आपका रुद्रप्रयाग और चमोली दोनों में पड़ता है। रुद्रप्रयाग और चमोली दोनों में पड़ता है। इस तरीके से अस्कोट वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार में सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, ये आपका पड़ता है पिथौरागढ़ में। ऐसे विंसर वन्यजीव विहार पड़ता है आपका अल्मोड़ा में पड़ता है, अल्मोड़ा नैनीताल में। और ऐसे ही आपका सोना नदी, सोना नदी वन्यजीव विहार आपका पड़ता है पौड़ी गढ़वाल में, ये आपको पता नहीं चाहिए। और सबसे नया जो वन्यजीव विहार है वो कौन सा है? नंदौर वन्यजीव विहार, 2012 में से वन्यजीव विहार का स्टेटस दिया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन दो राज्यों के मध्य तामा ढोंड का युद्ध लड़ा गया था? तामा ढोंड का युद्ध लड़ा गया था आपका कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में। कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में अनेक युद्ध हुए थे, उसी में से एक युद्ध है तामा ढोंड का युद्ध। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बना है तो कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से हमने आज के क्वेश्चन डिस्कस करे, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरीके से आप प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं, तो जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। साथ ही साथ मैंने यूके SSC के लिए भी लेक्चर सीरीज बना रखी है, उसको भी वॉच कर सकते हैं। और मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी लेक्चर सीरीज बना रखी है, उसे भी वॉच कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू।